हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और थर्ड लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। कैपिटल मार्केट का टॉपिक है हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा मनी मार्केट जो है वो डिस्कस कर लिया था और आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी। सो लेट अस सी आगे क्या बोला है कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट का बेस मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। यहाँ पे जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का पूरा वॉच होता है और कुछ भी यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड या इलीगल तरीके से या इनफॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है। तो उसी बेस को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। इसकी दो कैटेगरीज बोली है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझा दिया था, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स के लिए ये मार्केट यूज़ होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्व है यहाँ पे। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स डिपॉजिट्स है वो इंक्लूडेड है। शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है। रेगुलेशन के लिए यहाँ पे एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसको बोलते हैं सेबी। ये वर्ड आपने सुना होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड सेबी। और स्टॉक मार्केट के ऊपर ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। 1992 का इसका एक्ट है जिसके थ्रू इनको सारे लीगल कंट्रोलिंग पावर्स दे दिए गए। उसके पहले सेबी सिर्फ एक बोल सकते हैं कि वॉच रखने वाली अथॉरिटी थी। उनके पास एक्शन लेने के एडजुडिकेशन पावर्स नहीं थे। लेकिन 1992 हर्षद मेहता स्कैम, जो अभी स्कैम करके जो सीरीज़ भी आपने देखी होगी या समझ में शायद उतनी ज़्यादा नहीं भी आई होगी, तो वो जो स्कैम्स हुए उसके बाद सेबी एक्टिव हो गई और उनको पावर दे दिए गए कि अब वो कानून के तहत काम करके एक्शन ले सकते हैं। पहले उनके पास एक्शन लेने का कोई पावर नहीं था। एडवाइजरी अथॉरिटी थी टू आरबीआई, उससे ज़्यादा उनके पास कोई पावर्स नहीं थे। ठीक है। टाइटल ऑफ ओनरशिप, ठीक है। शेयर्स, डिबेंचर्स आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। मार्केट में लिक्विडिटी रहती है इससे, जब इसको शेयर खरीदना है खरीदे, जब बेचना है बेचे, ये सब चीज़ें होती हैं। प्राइमरी मार्केट के बारे में मैंने तो आपको स्टार्टिंग में मीनिंग समझा दिया था, यहाँ भी उतना ही दिया हुआ है। कंपनी अपने ब्रांड न्यू शेयर्स, फर्स्ट टाइम इशू किए हुए शेयर्स जब पब्लिक को बेचती है, दैट इज़ प्राइमरी। फिर वो शेयर्स जब एक इन्वेस्टर आगे किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है और वो दूसरा इन्वेस्टर तीसरे को बेचता है, तीसरा चौथे को बेचता है, दैट इज़ अ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इन बिटवीन होती है। स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ प्लेटफॉर्म। जैसे फ्लिपकार्ट पे मैं अपना सामान बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हो, तो फ्लिपकार्ट के थ्रू बाइंग सेलिंग होता है ना, वैसे ही यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स बिकते हैं और खरीदे जाते हैं। दैट इज़ अ बेसिक पार्ट, उससे ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बताए हुए हैं इसके। बोला है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है जिनके थ्रू ये काम होता है वो एक रजिस्टर्ड कॉरपोरेट बॉडी है। उनके पास गवर्नमेंट का पूरा अप्रूवल है, उनके लिए कानून पास किया गया है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। और ऑर्गेनाइज मार्केट है। आप स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बन सकते हो, लाइसेंस ले सकते हो और एज अ ब्रोकर स्टॉक खरीद सकते हो, बेच सकते हो लोगों के। जैसे स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं कि भाई आपको नहीं पता है कौन से स्टॉक खरीदने हैं कौन से नहीं, तो आप अपना पैसा लगाओ, ब्रोकर्स आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस करेंगे, ये भी होता है। फिर क्या है, मेंबरशिप, ठीक है, वो हो गया। मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज़, ये तो मैंने आपको बता दिया। सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाना पड़ता है। जैसे मैं एक सेलर हूँ जो अलग अलग प्रोडक्ट सेल करता है, मुझे अमेज़ोन के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो मुझे अमेज़ोन वाले से बात करके अपना प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट पे लिस्ट करवाना पड़ेगा, ताकि आप अपने मोबाइल ऐप में जब अमेज़ोन स्क्रॉल करो तो आपको मेरा प्रोडक्ट दिखे। ठीक है। तो वैसे ही एक कंपनी को अगर अपने शेयर्स एक पोर्टल के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बेचने हैं, पब्लिक को ऑफर करने हैं, तो उनको वहाँ पे उसको एनलिस्ट करवाना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या है। मैनेजमेंट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाता है ताकि फ्रॉड ना हो। एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। तो ये बेसिक पार्ट है जिसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे रिपीटेशन शुरू हो जाता है। लिक्विडिटी, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ को वैल्यू करना कि एक शेयर का भाव कितना, उसके अलग अलग फिनेंशियल फैक्टर्स होते हैं। ये तो थोड़ा इन डेप्थ हो जाएगा आपके लिए। तो वो फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि हाँ भाई, इस तरीके से इन सारे फैक्टर्स को जोड़ के कंपनी की वैल्यूएशन होती है। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सेविंग्स इनटू कैपिटल, ओके, ठीक है, ऑब्वियस है। मेरे पास पैसा सेविंग्स में पड़ा है, कोई काम का नहीं है, मैं सोचा चलो शेयर्स में लगा देता हूँ, पड़ा रहेगा पैसा, जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेंगे, नहीं तो रहने देंगे। तो उस तरीके से इंटरमीडियरी इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल। स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट कैपिटल, ये तो हमने पहले ही देखा। ये इंटरमीडियरी है। स्टॉक एक्सचेंज का खुद का कोई पैसा नहीं है, लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं।
ट्रांजैक्शंस में सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है रिस्क टेकिंग और एक तरीके का गैम्बल, थोड़ा सा गैम्बल बोल सकते हैं, स्पेक्यूलेशन रिस्क, ठीक है। तो हेल्दी स्पेक्यूलेशन ज़रूरी है। अगर मार्केट में कोई रिस्क ही नहीं लेगा, मतलब कैसा होता है ना, मार्केट में ट्रेडिंग कब होता है, जब एक शेयर 1000 रुपये में बिक रहा है, मेरा थॉट है कि ये 1000 रुपये से ऊपर जाएगा, तो मैं इसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाऊंगा। आपकी सोच है, आपका कैलकुलेशन है कि ये 1000 रुपये बहुत हो चुका है, ये गिरेगा, तो वो जो दो लोगों की थिंकिंग ऑपोजिट होती है ना, तभी बायर सेलर होते हैं। अगर हर कोई सोचेगा कि रिलायंस का शेयर तो बढ़ने ही वाला है, तो हर कोई खरीदना चाहेगा, तो बेचने वाला बेचेगा क्यों, ठीक है। बट एक सोचेगा कि बहुत बढ़ चुका है, अब गिरने का टाइम आ गया है, एक सोचेगा नहीं अभी तो और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, इसको जब हम एक साथ मिलाते हैं ना, तब एक बायर बनता है और एक सेलर बनता है मार्केट में, क्लियर हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो चलती रहती, इसलिए स्पेक्यूलेशन होना, हेल्दी स्पेक्यूलेशन, बहुत ज़्यादा भी गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए प्योरली, वरना बहुत रिस्की होती है वो, लेकिन हेल्दी स्पेक्यूलेशन नेसेसरी है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, स्टॉक एक्सचेंज भी इंफॉर्मेशन इशू करता है। आप सेबी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे ना, तो आपको उनकी तरफ से सारा डिक्लेरेशन मिलेगा। मतलब कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज है जिनके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लिस्टेड है, वो लोग सेबी को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं उनकी कंपनी में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में, और वो डेवलपमेंट्स की डिटेल सेबी वेबसाइट पे शो करता है, जहाँ पे कोई भी पब्लिक जाके पढ़ सकती है। तो ये फैसिलिटी होती है। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ मैंने समझा दिया। गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज वाले गाइडेंस भी इशू करते हैं। आपने बहुत बार एड्स देखी होंगी टीवी पे कि कोई ऐसे आपको फ्री की टिप्स दे रहा है तो उनकी बातों में मत आना, कोई आपको एसएमएस पे टिप्स दे रहा है तो उनकी बातों में मत आना। तो सेबी आपको वार्न करता है कि फ्रॉड लोगों से बचें, किसी की बात में नहीं आ जाए, किसी के कहने पे बिना रिसर्च के शेयर्स ना खरीद लें। तो वो उनका गाइडेंस देने का एक तरीका होता है, एंड ऑब्वियसली सेबी को ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और वो देती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अब आया, कॉन्सेप्ट ऑफ डीमैट। अच्छा, अब ये डीमैट वाला पार्ट कहाँ तक जा रहा है देखें। अगर बहुत डिटेलिंग में है तो अभी लेना चाहिए या नहीं सोचने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पूरा एक कंसेप्ट है ना लिंक्ड है। अच्छा, फिर ट्रेडिंग प्रोसीजर भी है। नहीं, मेरे हिसाब से ना डीमैट वाला पार्ट मैं शॉर्ट लेक्चर्स लूँगा, इस चैप्टर में कोई जल्दी नहीं है। नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे, कंटेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन तो उतना ही है, चलेगा। हम ऑलरेडी हाफ चैप्टर से ऊपर कवर कर चुके हैं यहाँ पे, तो मैं अभी डीमैट सिक्योरिटीज़ के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट नया है। और इसके बाद CDSL NSDL सब साथ में कनेक्टेड है, ट्रेडिंग प्रोसीजर भी उसी का पार्ट है। सेबी, हाँ सेबी के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये आंसर आपको पढ़ना भी होना तो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझा दिया था। चलो यही बता देता हूँ, टाइम है हमारे पास तो यूज़ करें। तो डीमैट से पहले आपको सेबी पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि 1992 में ये रेगुलेट हो चुकी थी। 30 जनवरी इज़ द डेट जब से एक्ट आया। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, ये सब बता दिया है। रीजनल ऑफिस भी हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टॉक एक्सचेंज का जो पूरा सिस्टम है उसको रेगुलेट करती है, और इन्वेस्टर्स का पैसा चोरी ना हो, उनके साथ फ्रॉड ना हो, और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में चले, उसके लिए इनको जो है रेगुलेट किया गया है, प्रिपेयर किया गया है, और यही इनके फंक्शंस है। अब फंक्शंस देख सकते हो, अब ये एक पूरा आंसर है। टू रेगुलेट द बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडियरीज मतलब ब्रोकर्स, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, जो लाइसेंस ब्रोकर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। म्यूचुअल फंड्स और वो सब जो है ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ऐसा आपने सुना होगा, पहले फास्ट मोशन में आता था, अब ओवर स्लो मोशन में आता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, SIP बोलते हैं, तो उनको भी रेगुलेट करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना सब सेबी के थ्रू होता है। फ्रॉड ट्रेड को अवॉइड करना, जो ब्रोकर्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना, कंपनी में जो टेक ओवर मर्जर होते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, दो कंपनीज मिक्स हो जाती है, उन चीज़ों को रेगुलेट करना, गाइडलाइंस इशू करते रहना, ये सब काम जो है स्टॉक एक्सचेंज को एफिशिएंटली चलाना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, ये सब कहीं ना कहीं सेबी का रोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसका फंक्शन है, जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। रिपोर्ट्स लेते रहना, रिसर्च करते रहना, ये सब पॉइंट्स हैं। तो 15 पॉइंट्स एज अ फंक्शन दिए हैं आपको, नो डाउट सारे तो लिखने ही नहीं होंगे इन एनी केस, तो 5-6 पॉइंट्स जो भी वो पूछें आपको, एनी 5 एनी 6 पॉइंट्स जैसे एग्जाम में पूछा होगा, वेटेज के हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं।
1 मार्क का 1 पॉइंट मान के अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आप 6 पॉइंट लिखें, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 लिखें। आपको ज़्यादा याद है तो 1-2 छोटे छोटे पॉइंट्स और लिख दें सेफर साइड, कि आपके मार्क्स कहीं पे कट ना हो जाए, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो इसके साथ एटलीस्ट ये सेबी वाला टॉपिक तो खत्म हो चुका है। अब एक और लेक्चर मुझे चाहिए जिसमें मैं डीमैट के बारे में बात करूंगा। अगर एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हुआ तो हम 2 में कर लेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज देखा जाए तो आखिरी टॉपिक बचा है, दैट इज डीमैट शेयर्स, और उसके साथ साथ जो एंटिटीज़ के बारे में मुझे आपको समझाना है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी के सारे चैप्टर्स ओसी के ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अदरवाइज जो भी अगर आपने साथ साथ में फॉलो किया है तो अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर, जो पेड बेसिस पे रहेंगे। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे एक ऑफ़र आपको दे रहे हैं, जो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया था। 599 रुपीज़ में इकोनॉमिक्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। इट इज़ वैलिड ओनली टिल 30 नवंबर। इसके बाद 1 दिसंबर से जो रेट है 1599 हो जाएगा, जिसमें पूरा इकोनॉमिक्स का पूरे साल का 12th का आपका सिलेबस कवर हो रहा है। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल, डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप डाउनलोड करें, एंड्रॉयड ऐप है, वेबसाइट पे जाएं, वहाँ साइन अप करें एंड वहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा, जो भी डिटेल्स हैं उसके अंदर मिल जाएंगी। कोई क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना। कॉल आप कितनी बार होता है मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज वीडियोस चल रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फ़ोन एयरप्लेन मोड पे रहेगा, बात नहीं होगी तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। अगर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो मैं अपनी कन्वीनियंस पे आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।